अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई एडवोकेट अदनान क़मर। बहुत अच्छा लगा आज ज़ाहिर तनवीर भाई से बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई। तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो सोचा कि क्यों ना आपके सामने भी ये डिस्कशन किया जाए। वैसे अदनान भाई ये बताइए आप, पहली बात कि आप जो है असद साहब के ख़िलाफ़ क्यों रहते हैं हमेशा। और लोग जो है मेरे को भी समझते हैं कि मैं भी जो है असद साहब के ख़िलाफ़ हूँ। मगर मैं कई मरतबे लोगों को बताया बात ये कि मेरा मकसद जो है ना असद साहब के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में हर एक को जो है तनक़ीद करने का भी इख्तियार है, तारीफ़ करने का भी इख्तियार है। सही है। आप बताओ, आप जो है क्या इस बारे में सोचते हैं? भाई सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ कि असद साहब के मुखालिफ हम है नहीं। असद साहब और फिर उनसे पहले उनके वालिद भी जो सो एमपी रहे एक अरसे दराज से। असद साहब भी जो सो 2004 से एमपी रहे। और मैं ख़ुद जो है सो 2016 का जो जीएचएमसी इलेक्शन रहा, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम किया मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ख़ास तौर पे छौनी डिवीज़न जो आता है। तो बलाला साहब जो है एमएलए वहाँ के, उनके साथ भी मिलकर हमने बहुत से जो है सो काम वहाँ पे किए हैं। तो पर्टिकुलरली जो बोला जाता कि नहीं भाई आप असद साहब की मुखालिफत क्यों करते, वो बेकार बात है। हम कोई ज़ाती तौर पे या फिर जो सो हमारे कोई पर्सनल ग्रजेस रख के हम जो सो नहीं, बस हमारी जो है इख्तिलाफ़ राय है। हम जो है सो काम की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे उनसे इख्तिलाफ़ रखते। ऐसा कोई पक्का वो नहीं है कि हम उनकी बात को हर तरीक़े से रद्द करें। अच्छा अदनान साहब, देखिए बात क्या है कि जब असद साहब वक्त के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद कर सकते एज़ पर दी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, तो फिर उस लिहाज से तो आपको और हमको भी इख्तियार है कि उनके ऊपर भी हम तनकीद कर सकते हैं अगर काम कहीं पे किसी जगह पे काम नहीं हुआ या पे कहीं पे काम जो है फुलफ़िल नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली आपकी हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि हम जो है एक तो शाही निज़ाम में नहीं रह रहे। हमारे मुसलमानों का मसला क्या है, ख़ास तौर पे हैदराबाद के, कि हम क्या करते हैं कि हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन तो इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए, मगर जो है वही चीज़ अपना जो सिस्टम रहता है वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अच्छा अदनान, ये बताओ, ये जो आपका महाज का जो अभी चल रहा है यहाँ पे तेलंगाना में, जो तेलंगाना में आपके महाज का चल रहा है, मुहिम चल रही है, मूवमेंट चल रहा है, सुनने में आया कि बीजेपी बैकिंग है और बीजेपी पैसा दे रही है आपको। क्या है? मेरे बारे में भी लोग बोलते रहते हैं कि भाई ज़ाहक को जो है बीजेपी पैसा देती रहती है। तो बताओ इसकी क्या आपकी क्या रियलिटी है, इसके अंदर बीजेपी पैसा दे रही है आपको महाज के सबसे लिए? पहले तो मुसलमानों को ये चीज़ से बाहर निकलना चाहिए कि ये लोग बीजेपी के एजेंट है या फिर इज़राइल इनके पीछे है, आरएसएस के एजेंट है। माने मुसलमानों का मसला ऐसा है हमारे भाइयों का कि जब कोई एक नई बात, एक नई चीज़ उनके सामने रखी जाती है तो वो कबूल करने देर करते हैं। और फिर जिनके अपने ज़ाती मफादात वो चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग अपने मफादात के लिए हमें आसानी से गुमराह कर देते हैं। आप देखेंगे कि हमारा जो महाज का काम है, हम जो है सो 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम यहाँ पर तेलंगाना में शुरू किए। और 2023 का जो असेंबली इलेक्शन तेलंगाना में रहा, हम कांग्रेस के साथ खंदा मिलाकर कांग्रेस की कैंपेनिंग किए। और कांग्रेस को तेलंगाना में लाने में हमारे बहुत से कुर्बानियाँ रहे। मेरे खुद के ऊपर बहुत से केसेस बुक हुए। सोशल मीडिया पे आप जाकर देखेंगे तो मालूम होता पुलिस वाले मेरे को कैसा अरेस्ट करे, क्या करे, किसके वास्ते, कांग्रेस के वास्ते। और फिर जो है सो आज हम कांग्रेस के ख़िलाफ़ इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो जो है सो ठीक से काम नहीं की। तो हम आज जो है सो बीआरएस की तायद में जो है सो काम कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि बीजेपी के एजेंट है या आरएसएस इनको बैक करती है। जब एक नई आवाज़ या फिर सही मसाइल मुद्दे लेकर अगर कोई उठता है, तो उसको जो है सो दबाने के लिए, मफादात को अपने छुपाने के लिए लोग या तो बीजेपी आरएसएस का जो सो तमगा लगाते हैं या फिर इजरायली एजेंट का तमगा लगाते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मसला क्या है हमारे अदनान, हैदराबाद में भी और बल्कि इंडिया पाकिस्तान में भी एक आम मिजाज है। पहले जो है ना, अगर कोई ऐसी फ़िक्र या एक ऐसा नज़रिया है जो आपकी तबीयत के ख़िलाफ़ है, तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई ये पहले मजाक उड़ाते हैं आपका, जैसा आपका भी उड़ाए थे, हमारा भी उड़ाए थे, पहले मजाक उड़ाते हैं। दूसरा क्या करते हैं, आपको गाली गलौज करेंगे।
फिर तीसरा क्या करेंगे कि आपके ऊपर जो है ना इल्ज़ामात लगाएंगे कि भाई ये बीजेपी का एजेंट है, इसको पैसा मिल रहा है, इसको ये मिल रहा है, इसको वो मिल रहा है। फिर वो भी नहीं हुआ ना तो आखिर में क्या करते हैं, आपके ऊपर केसेस बुक करके आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम भी ये चीज़ भुगते हैं, आप भी जो है इंडिया में आपके ऊपर काफ़ी केसेस हुए हैं काफ़ी पार्टियों की वजह से, और हमारे ऊपर भी हुआ पाकिस्तान की वजह से। तो अच्छा ये बताओ कि आप ये जो स्ट्रगल है आपका, तो मुस्लिम कम्युनिटी में इसका रिसेप्शन कैसा है कि मुसलमान इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आज से 3 साल पहले जब हम ये काम शुरू किए थे तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं था। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, उसके बाद फिर जो है सो अपोज करना शुरू करे थे। लेकिन आज वो लोग चाहें या ना चाहें, हमको कबूल वो लोग करना है। आप चाहे हमको एक्सेप्ट करें, चाहे आप हमको रिजेक्ट करें, लेकिन आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारा जो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना में और ऑल ओवर इंडिया में भी जो महाज का काम चल रहा है, आने वाले 5 साल में इंशाअल्लाह अगर मुसलमानों की फ़लाह बहबूदी के लिए कोई आवाज़ उठाएंगे तो वो हम होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल फ्रंट लाइन पे रह के हम काम कर रहे हैं, बहुत से सैक्रिफाइसेस देखकर हम काम कर रहे हैं। हमारे पीछे कोई नहीं है और जो भी हमारे ख़ुद के रिसोर्सेस है वो लगाकर हम काम कर रहे हैं और इसके नताइज आना शुरू हो गए। आज हम नैरेटिव मेकर अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, लोग जुड़ रहे हैं। जो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, जो लोग हमको रिजेक्ट किया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है सो बेसब्रे हो रहे हैं और हम सबको कबूल कर रहे हैं। तो आने वाले दौर में इंशाल्लाह हम रहेंगे और मुसलमानों की आवाज़ रहेगी, मुद्दे मसाइल रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ज़ाहर भाई, अभी हम तो बताए हमारे सैक्रिफाइसेस और हमारे साथ जो भी बीती, और फिर हम आने वाला भी जो है सो बात बता रहे हैं कि आने वाला दौर नौजवानों का है, हमारा है, आपका है, और ये सब जो नया खून है मुसलमानों का उनका है। तो अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को, अपने काम को कहाँ देखना चाह रहे हैं? देखिए अदनान साहब, काम जैसा हज़रत इब्राहीम जब शुरू किए थे तो रेगिस्तान में और सहरा में थे, वहाँ पे एक आदमी भी नहीं था। तो वो बोले कि यहाँ पे मैं काबा बना के क्या करूँ, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला बोले कि जो है तुम्हारा काम बनाना है, काम करना है, तुम करो, लोगों को लाना मेरा काम है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका भी काम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। और मैं आपको याद हूँगा 2019 में रमज़ान में मैं आपसे आपके फर्नीचर का जो आप आउटलेट लगाए थे रमज़ान में सेल, वहाँ पे अपनी मुलाकात हुई थी। और मैं आपको एक बात बताया था उस दिन कि भाई 5 साल पहले अब जो हम यहाँ पे हैं, 5 साल के बाद हम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो 2023 में आप देखेंगे 19 से 23 तक 5 साल के सफ़र में आप भी प्रेसिडेंट बन गए महाज के। और 2023 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपोजर हुआ। सऊदी मीडिया फोरम में बुलाए थे, फिर उसके बाद जो है इंडिया में G20 में भी बुलाए थे, और अमेरिका भी गया तो वहाँ पे भी 1-2 एडवोकेसी और थिंक टैंक ग्रुप्स है वो लोग बुलाए थे। तो एंगेजमेंट बढ़ना शुरू हुआ। तो ज़ाहिर सी बात है जब एंगेजमेंट बढ़ता आपका, एक आदमी जो है जो गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाता था या फिर जनरल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता था, जब उसको जो है ना एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता तो फिर आपके हासिदीन भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपसे जलने वाले, आपसे हसद करने वाले, आपसे बुक्स करने वाले और आपके ख़िलाफ़ साजिश करने वाले। तो इसी तरीके से कुछ साजिशें मेरे साथ हुई और मैं जो है 18 दिसंबर को सऊदी अरब में अरेस्ट हुआ। पाकिस्तान ISI का मैं टारगेट बना। और यकीन मानिए जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ 18 को, तो उस दिन सुबह में वो जो मैं आपको बोला था बात, सेम बात वो हमारे कुछ दोस्तों को बोला था मैं 2023 के 18 दिसंबर की सुबह कॉफ़ी पे मैं ये बात बोला था कि आज हम यहाँ पे हैं, 5 साल के बाद मालूम नहीं अपन कहाँ पे रहते, कौन से पोजीशंस पे रहते। और शाम को जो है मैं अंदर हो गया, ठीक है। CID आके मोहब्बत से उठा के लेके गई, चलिए या मोहम्मद चलो बोल के घावा खजूर खिला के जो है अंदर कर दिया हमारे को। तो खैर 1 साल पूरा गुजरा और काफ़ी कुछ तजुर्बे हुए वहाँ पे, तदब्बुर करने का भी मौका मिला, सोचने समझने, और काफ़ी चीज़ों को जो है दिमाग खुला। जब आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तफसीर वगैरह, तो एक तो बयानों में, दरसों में बैठना अलग है, और दूसरा क्या है आप ख़ुद पढ़ के तदब्बुर करना अलग है। तो जब आप पढ़ते तदब्बुर करते तो आपको दिखता कि भाई जो हमारा जो अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत नैरो माइंडेड है। कोई भी जमात आप ले लीजिए, शिया जमात, सुन्नी जमात, अहले हदीस, बरेलवी, जमात इस्लामी,
कोई भी जमात आप उठाइए, सबका अगर आप अप्रोच देखेंगे बहुत ही नैरो माइंडेड अप्रोच है। पहले तो बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ मुसलमान का मुद्दा है, मुसलमानों के भीतर एक दूसरे के मुद्दे जो है ना उठाते बैठेंगे। आप एक तरफ बोलते कि भाई नहीं हम पूरे मुसलमानों के साथ हैं, फिर दूसरी तरफ देखिए आप अपनी अपनी जमात की मस्जिदें भी बनाएंगे लोग। तो बहरहाल ये नैरो माइंडेड अप्रोच हमारे को अभी छोड़ने की ज़रूरत है। देखिए आपका मज़हब, आपका दीन, आपका मसलक जो भी है, आप जो भी मसलक को फॉलो करते हैं, मैं जो भी मसलक को फॉलो करता हूँ, ये हमारा पर्सनल और प्राइवेट मैटर है। ठीक है, मेरे को समझ में आ गया कि भाई यहाँ दरगाह नहीं जाना है, तावीज़ नहीं पहनना है, सुन्नत ये है, बिदात ये है, मेरे को समझ में आ गया, मैं अमल कर रहा हूँ उसके ऊपर। ये वो मेरा आपकी पर्सनल, पर्सनल चॉइस है। हाँ मेरी पर्सनल चॉइस है। बराबर। मगर आप इसके उसको लेके जो है आप बड़े बड़े तबकों को जो है आप कुफ्र में ढकेल देना, काफिर बोल देना, मुनाफिक बोल देना, फिर इसको सियासत में ला देना। फिर इस हाँ और एक बहुत बड़ा मसला हमारे पास क्या है कि सियासी नज़रियात की बुनियाद पे लोग जो है एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। ये जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पास। जी आप देखिए हज़रत अली करमल्ला वजह, हज़रत अली और हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम दोनों के दरमियान में जंग हुई थी। वो दोनों की पॉलिटिकल वॉर थी और बाद में चल के सैयद कुतुब और मौदूदी जैसे लोगों ने उसको क्या बोला कि ये क्या बोलते दीन और ईमान की लड़ाई है। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम कौम के अंदर, हमारे पास ये प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा कि सियासी मसलों को हम जो है ना दीन ईमान का मसला बना देते। आप मिसाल के तौर पे एमआईएम को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, आपका इख्तियार है भाई, आपका हक़ है नहीं करने का, मगर उसकी बुनियाद पर आप काफिर नहीं हो जाते, आप मुनाफिक नहीं हो जाते, मुनाफिक मिल्लत नहीं बन जाते आप। मैं हूँ, ठीक है, मेरा है कि भाई नेशनल लेवल पे बीजेपी के कुछ पॉलिसीज़ मेरे को समझ में आते, उनकी फॉरेन पॉलिसी है या फिर उनका जो एजेंडा है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे मेरे को समझ में आता, ठीक है, मेरे को स्टेट लेवल पे नहीं समझ में आता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको इख्तियार है ना भाई कि आप नेशनल लेवल पे किसी को सपोर्ट कर सकते, स्टेट लेवल पे किसी को कर सकते, यूके में आप लेबर को भी कर सकते, कंजर्वेटिव को भी कर सकते, रिपब्लिकन करो या डेमोक्रेट करो। तो लोगों के पास ये वसात नहीं है, दिमाग खुल के नहीं सोचते हैं चीज़ों को। अब आप पूछ रहे कि भाई 5 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखेंगे, तो इंशाअल्लाह मतलब हम उम्मीद करेंगे अल्लाह से, काम करना अपना काम है और मंजिल तक पहुँचाना अल्लाह का काम है। बस हमारा एक ही मकसद है, वो ये है कि भाई जिस मुल्क में हम पैदा हुए हैं उस मुल्क की तरक्की हो, कंट्री की तरक्की और कम्युनिटी की तरक्की। यानी हमारी कम्युनिटी की भी तरक्की होना ज़रूरी है, साथ में सबसे पहली चीज़ तो कंट्री की तरक्की है, क्योंकि हमारी जो असल आइडेंटिटी है वो भारतीय है, इंडियन है, ठीक है। बाकी जो हमारे मसलक, मज़हब, ये पूरी सेकेंडरी आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी तो इंडियन है। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि भाई मुल्क की बका और मुल्क की तरक्की और मुल्क का दिफा और मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट, तो इसको आगे कैसे ले जाना है, इंशाल्लाह मेरा मकसद यही है और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये जो है मकसद में हम कामयाब होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा कि आपका जो है सो माशाल्लाह जो सोशल एक्सपोज़र रहा, आपको मैं खुद जो सो 2009-10 से जानता हूँ और तब से आप जो सो एक पब्लिक लाइफ़ गुज़ारे हैं। आज 2025 है, तकरीबन मैं आपको जानते हुए 16 साल हो गया। तो तब से लेके अब तक जो आप लोगों से मिले और फिर अब जो आप जो काम कर रहे हैं, आपको लगता कि ये जो अवाम है, ये जो हमारे लोग हैं, क्या आगे चल के आपकी बात को तस्लीम करेंगे? क्या ये लोग आपके साथ मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या अब जो माइंडसेट है, पहले जो माइंडसेट रहा, इसी में ये लोग रह जाएँगे? नहीं नहीं अदनान साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी आवाम जो है मेजॉरिटी पैसिव ऑडियंस ज़्यादा है। पैसिव ऑडियंस यानी कि आपके काम को सराहने वाले, हमारे काम को सराहने वाले बहुत से लोग हैं। आप कभी पोस्ट डालिए, मैं मिसाल के तौर पे यहूदी से चार मीनार के पास ठहर के मैंने फ़ोटो लगाई, यहूदी के साथ चार मीनार के पास ठहर के फ़ोटो लगाई, ठीक है। और उस पे हमारा मुद्दा क्या था कि रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। इतने माशाल्लाह लाइक्स आए और तकरीबन मुसलमान थे लाइक करने वाले। अब 2-4 लोग उसमें चीखने चिल्लाने वाले रहेंगे, आप उनके अगर कमेंट्स चेक करेंगे तो मिसाल के तौर पे अगर 800 लाइक है और 800 लाइक में से अगर 10, 15, 20 या 80 भी नेगेटिव कमेंट्स है, तो वो तो भाई आपका 0.1%, 10% है उसका बस, बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता, बल्कि हमको क्या देखना है कि जो ग्लास जो फुल भरा हुआ है वो देखना है, जो आधा खाली है वो नहीं देखना है। बराबर। तो आवाम समझ रही है चीज़ों को। देखिए बहुत सारे लोग जब पर्सनली मिलते हैं मेरे से तो बोलते हैं कि नहीं भाई हम आपके वीडियोस देखते हैं, हम आपके ये आर्टिकल्स पढ़े थे, हम आपके ये वीडियो देखे थे, हम आपका ये। मेरे बच्चों को स्कूल में तक जो है उनके क्लासमेट्स वगैरह बताते हैं कि हमारे दादा
आपके अब्बू का जो है वीडियो देखते हैं टीवी पर ऐसे वैसा करके, तो लोग खामोशी में चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं। और यही वजह रही है कि जब पाकिस्तान बना था तो सब के सब मुस्लिम लीग के साथ नहीं थे, बराबर। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो लोग जाना था चले गए, मगर अक्सरियत जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के साथ ठहरी थी। तो खामोशी वाली जो ऑडियंस होती है ना, इम्पैक्टफुल ऑडियंस, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों को समझ में आता है, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, चीज़ें चेंज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। मीडिया आने की वजह से, और इन्फॉर्मेशन मेरे साथ भी जो लोगों का रिस्पॉन्स रहा ऐसा ही रहा कि मतलब जो लोग अपोज करते थे या फिर रिडिकुल करते थे, वो लोग आज जो है सो साथ ठहरे हुए हैं। और ये जो हजरात है, आम आवाम जो देखा करती थी, जो सुना करती थी, वो लोग भी जो है सो आज उन लोगों की भी तादाद बढ़ गई। वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सही है, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो जो पैसिव ऑडियंस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, और जो लोग मुतहर्रिक है, मूवमेंट्स में काम करते हैं, वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आने वाला दौर इंशाल्लाह हमारा है। मेरा अकेला का नहीं बोल रहा हूँ मैं, नौजवानों का है, एक नई सोच का है, नए कायदीन मुसलमानों में से उभरेंगे। ये जो ओल्ड एज, ये जो पुराना जो जनरेशन गया, ये लोगों की जो मेंटालिटी थी अब वो काम करने वाली नहीं है। ये बहुत तरक्की करेंगे आने वाले दौर में। मुल्क भी तरक्की करने वाला है, और उसमें जो है सो हमारी आवाम मुसलमान भी तरक्की करेंगे बहुत। मैं अब एक सवाल आपसे करना चाहूँगा जी। कि आपके ऊपर जो है सो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है, और आपकी सोशल मीडिया, चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उसमें भी जो है सो लोग हमेशा सवाल करते रहते हैं, और आपके पोस्ट भी वैसे दिखते हैं कि आप आरएसएस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आरएसएस के साथ, राइट विंग मीडिया के साथ, इवन जो आप ये जो प्लेटफॉर्म से उठ रहे हैं, ठीक है, आपके जो मीडिया में अब जो आपके जो न्यूज़ इंटरव्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो यही दिख रहा है कि आप आरएसएस के साथ बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, हमारा आरएसएस के साथ कोई ऑफ़िशियल एंगेजमेंट नहीं है। ये अलग बात है कि कोई कॉन्फ्रेंस में कोई मिल गया, या पे कहीं पॉडकास्ट पे मिल गया, किसी ने अपने पॉडकास्ट पे बुला लिया, तो वो अलग बात है। वो तो हमारी ज़िम्मेदारी, हमारा काम है कि कोई भी बुलाओ उसके प्लेटफ़ॉर्म पे हमको जाना है। हाँ, कुछ आपको चेकलिस्ट रखनी पड़ेगी, जैसे मिसाल के तौर पे हार्डकोर जो इस्लामिस्ट होते हैं उनके पास नहीं जाना, हार्डकोर कम्युनिस्ट होते हैं उनके पास नहीं जाना, और फार राइट, या तो वो यहूदी हो या हिंदू हो कि मुस्लिम हो, फार राइट जो होता है उनके पास भी नहीं जाना है। तो मेरा एक एजेंडा है कि मैं फार राइट से कभी एंगेज नहीं करता, ना मैं फार लेफ्ट से एंगेज करता हूँ। मेरा बस ये है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनके साथ एंगेज करने में कोई हर्ज नहीं है। मसला क्या है पब्लिक का हमारी, कि हमारी पब्लिक क्या करती है कि एंटी मोदी, एंटी बीजेपी बोलते 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 इस हद तक चली गई कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी गवर्नमेंट भी हो जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसियों के खिलाफ चले जाते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ तक चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में वही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कल के दिन अगर कांग्रेस आई तो जो एम्बेसडर्स हैं वो बदल जाएंगे, या फिर डिप्लोमेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक छोटी मिसाल मैं आपको देता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह किए, तो काबे की चाबी जिसके पास थी उनके पास ही थी, वो चेंज नहीं करे पोजीशन। तो बात ये है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस वही रहते, ऊपर गवर्नमेंट आती और जाती, ठीक है। तो अब जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लोग हैं उसमें कंजर्वेटिव्स हैं। आपको मैं ये बात बता दूं यहाँ पे कि आज की जो जंग है ये हिंदू और मुसलमान की जंग नहीं है, हिंदू और मुसलमान की ये जंग नहीं है। ये जो जंग है ये कंजर्वेटिव्स वर्सेस लिबरल की जंग है। अब अक्सर लोग मेरे ऊपर एतराज़ करते हैं कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों को बोलते, आप हिंदुओं को या दूसरे मज़हब वालों को नहीं बोलते। मैं बनाया वीडियो, प्रकाश ये क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर पे भी मैं बनाया एक वीडियो, और जो है कुणाल कामरा पे भी मैं एक्सपोज वीडियो बनाया। तो हमारा ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा एक ही चीज़ है कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, जो भी हो, अगर वो मुल्क के ख़िलाफ़ है तो हम उसके ख़िलाफ़ हैं, अगर वो मुल्क की तायद में है तो हम उसकी तायद में हैं। बहुत सारे ऐसे सिखों के, अभी कॉलिन ब्लूम के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था सिखों के, खालिस्तानियों के ख़िलाफ़ में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हिंदू हैं तो वो भी देखिए आप, ज्योति मल्होत्रा जो स्पाइंग करी थी पाकिस्तान के लिए, उसको खुल्लम खुल्ला एक्सपोज कर दिए, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हम जो है सिर्फ ऐसा बताना उंगली कि इन्हें गलत, इन्हें गलत, इन्हें गलत, इन्हें गलत, इन्हें गलत, मगर ये नहीं देख रहे कि चार उंगलियां आपकी तरफ पलट के आ रहे हैं। तो आज हमारे को ज़रूरत है अपने इंट्रोस्पेक्शन की। ये जो यूएई के जो अभी प्रेसिडेंट हैं,
मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनका एक ज़बरदस्त वीडियो है। इसके अंदर ये बताया कि भाई टेररिज्म हमारे नाम पे शुरू हुआ, हमारे मज़हब पे शुरू हुआ, तो जिम्मेदारी हमारी है इसको क्लियर करने की। दूसरों को दोषी ठहराने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब रही बात आप जो पूछ रहे कि भाई ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हीं के पास जाना, उन्हीं का नैरेटिव बात करना, उन्हीं के हिसाब से बात करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं आपको बताऊं, कई ऐसे चैनल्स हैं, फार राइट चैनल्स हैं, उनके पास से भी मेरे को ऑफ़र आया था, बोले कि भाई पॉडकास्ट पे हम आपको बुलाना चाह रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ लोगों का। तो मैं नहीं गया, मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं गया वहाँ पे। तो सिंपल बात ये है हमारे अदनान साहब कि जो भी मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहा है उसके साथ मिल के काम करने में कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर, चाहे वो आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, या किसी भी तंजीम का हो। अभी देखिए, कल तक जो है तालिबान आईएसआई के साथ थी, तो हम भी उसके ख़िलाफ़ थे। मगर आज तालिबान हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ ठहरी तो हम भी जो है उसके साथ ठहरे हैं, अफ़गानिस्तान के साथ ख़ास तौर पे। तालिबान तो नहीं कहूँगा मैं, अफ़गानिस्तान के साथ ठहरे हम लोग। क्यों ठहरे, इसका रीज़न ये है कि हमारे लिए मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट पहले मायने रखता है। बराबर। अब वो नेशनल इंटरेस्ट कौन कैरी कर रहा है वो मैटर नहीं करता। 1947 में, 1948 में कांग्रेस को भी हिंदुत्व बोलते थे लोग। बिल्कुल। उस टाइम पे बोलते थे कि भाई कांग्रेस जो है हिंदुत्व पार्टी है। जिन्ना खुला बोलता था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कि ये हिंदुत्व एजेंट है। कई उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को बोलते थे कि हिंदुत्व एजेंट है, ठीक है। मगर क्या उनके हिंदुत्व एजेंट बोलने से, क्या उनके काफिर मुनाफिक बोलने से, क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफिर मुनाफिक हुए? नहीं हुए। आज सऊदी अरब की जो किंग फहद कॉम्प्लेक्स से पब्लिश होती है कुरान की तफसीर, उसके अंदर सूरह कहफ के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर कोटेड है जुल्करनैन के ताल्लुक़ से। तो बात सिंपल है कि लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। मौलाना अबुल कलाम थे। इसमें आप देखेंगे, मैं खुद देखा हूँ हमारे लोगों का मिजाज, क्योंकि हमारे जो लोग हैं मुसलमान, बिलखुसूस पसमानदा जो मुसलमान हैं, 80% मुसलमानों में जिनकी आबादी है, इनके दिमाग में सुबह शाम बस एक ही चीज़ चलती है, मोदी, बीजेपी, योगी, आरएसएस। मतलब ये लोग अपनी कौम, अपने लोग, ठीक है, इनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे रास्ते हमवार करना है, ठीक है, कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज़ है, इस पे हम बात नहीं करते। 5 साल हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि मोदी को हराना है, योगी। अच्छा, ये लोग हराने वाले नहीं हैं, इनके दिमाग में रहता है कि कोई एक आएगा मसीहा जो मोदी को हराएगा, कोई एक मसीहा आएगा जो आरएसएस को हराएगा, बीजेपी को हराएगा। उस चक्कर में ये लोग कभी जो है सो राहुल गांधी को बड़ा बना देते, कभी अखिलेश यादव को, कभी तेजस्वी यादव को, कभी रेवंत रेड्डी को, ऐसा मतलब। तो ये जो हमारा मिजाज बना हुआ है कि सुबह शाम 24 घंटे हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि इनको हटाना, मुसलमानों का अगर भला होगा तो ये लोग हटे तो छुएंगा, इससे बाहर इन लोगों को आना है। तो ये लोग इस चीज़ से कैसा बाहर आएंगे? ये हमारी पब्लिक का मिजाज कैसा हो गया। एक शेर बड़ा मशहूर है, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अभी मुसलमानों का क्या हो गया मसला कि मेरी ज़िंदगी का मकसद बीजेपी को हराना और मोदी को हराना है, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो आप सर पीट लो दीवार से जाके, होने वाला नहीं है। रियलिटी चेक होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आप लाख बोलो अब मोदी की हुकूमत हम गिरा के रहेंगे, भाई ज़िंदगी का मकसद आपकी सिर्फ मोदी को हराना, बीजेपी को हराना नहीं है। आपकी ज़िंदगी का मकसद है आपकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, आपके बच्चे बच्चियाँ जो एजुकेशन में पीछे हैं उनको आगे ले जाना, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट खास तौर पे, उसको आगे ले जाना, आपके बच्चे जो चबूतरों पे बैठ कर टाइम पास कर रहे हैं वो उसको मतलब क्लियर करना। तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आपकी ज़िंदगी का मकसद एक ही बना के बैठे हुए कि भाई नहीं, ये असल में प्रॉब्लम क्या है हमारे अदनान साहब, ये जो मिजाज या जहन बना ये आज से नहीं बना, ये आज़ादी से तकरीबन 100 साल पहले से बनना शुरू हुआ था। 1857 से जब रिवोल्ट हुआ था ना, जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के करे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो अंग्रेज़ जो है समझ गए कि भाई ये कौम जो है, कौम हमारे पास क्या है, कौम मतलब हम समझते हैं सिर्फ मुसलमान को कौम है, मुसलमान कौम नहीं है। पूरी जो नेशनल ये मतलब हिंदू मुसलमान, ये पूरी जो हिंदी जो है ना, ये असल में एक कौम है, सिर्फ मुसलमान कौम नहीं है। कुरान भी अगर आप पढ़ेंगे आप देखेंगे वहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आया तो अल्लाह ताला फरमाए कि नूह ने अपनी कौम से कहा, तो वो कौम के अंदर गैर मुस्लिम भी थे। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बिलोंग करते थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो तो अल्लाह के ताबेदार थे, मगर उसी बनी इसराइल में सामरी भी था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कौम एक ही है, उसमें मुस्लिम भी रह सकता, गैर मुस्लिम भी रह सकता। बराबर। समझ रहे हैं आप। तो उस लिहाज से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी बात बताए थे कि कौम जो है ये मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों मिल के है। तो हमारी जो कौम है वो हिंदी कौम है, मुस्लिम खाली एक्सक्लूसिव कौम नहीं है।
तो उस टाइम पे ये नैरेटिव बनाया गया सर सैयद अहमद खान के ज़रिए, फिर बाद में मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के ज़रिए एक नैरेटिव बनाया गया कि हिंदू एक कौम है, मुसलमान एक कौम है, ठीक है। वो नैरेटिव आगे चलता गया, उसके बाद एक मिजाज बना। फिर जब अंग्रेज़ जो है मुसलमान इंडियंस को जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का जब ऑप्शन दिए थे, मिंटो मॉर्ली जो जब आया था, रिफॉर्म आया था, तो उसमें लोग ये बोले थे कि भाई मुसलमान मुसलमान को वोट देना, हिंदू हिंदू को वोट देना, ठीक है। बाद में चल के एक और रिफॉर्म लाए 10-15 साल के बाद, बोले यादव है तो यादव को देना, चौधरी है तो चौधरी को देना, और मुसलमान में भी जो कास्ट है सिद्दीकी है तो सिद्दीकी को देना, अंसारी है तो अंसारी को देना। तो वो मिजाज अभी तक चलते हुए आ रहा। मगर आप दूसरी कौमों में अगर आप देखेंगे तो आपको शर्मा जो है वो बीजेपी में भी मिलता, आपको शर्मा जो है आपको कांग्रेस में भी मिलता। अग्रवाल अगर आपको बीजेपी में भी मिलेगा तो अग्रवाल आपको जो है कांग्रेस में भी मिलेगा, अग्रवाल आपको जो है आम आदमी पार्टी में भी मिलेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है, सिद्दीकी अगर है तो सिर्फ आपको कांग्रेस में दिखेगा, अंसारी अगर है तो सिर्फ कांग्रेस में दिखेगा, बीजेपी में नहीं दिखेगा। और अगर कोई बीजेपी में चले भी गया तो उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा देंगे, ईमान उसका ईमान कुफ्र थूथू की जिंदगी मुसलमान, उसकी। हाँ थूथू की थू जिंदगी की जिंदगी। तो मतलब इतना जीरो टॉलरेंस। फिर बोलते कॉन्स्टिट्यूशन, लाल किताब, अम्बेडकर, सब ड्रामे मारते रहते हैं, मगर इतना भी टॉलरेंस नहीं है कि एक बंदा अगर कोई सिद्दीकी रहते हुए, सिद्दीकी कांग्रेस में भी रह सकता, बीजेपी में भी रह सकता ना, एक ही सिद्दीकी फैमिली का आदमी। तो ये टॉलरेंस हमारे पास नहीं है। तो प्रॉब्लम हमारे पास ये जो मिजाज बन गया ना हमारा, जो डिवाइडेड मेंटालिटी कर दिए, दूसरी कौमें निकल गई इससे। बराबर। हमारी कौम वही आज जो दूसरी कौमें मतलब मैं अपने ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि दूसरी कौमें नहीं बल्कि दूसरे मज़हब के लोग, तो दूसरे मज़हब के लोग आगे निकल गए, मगर हमारे मज़हब के जो लोग हैं ना वही पुराना वो तुर्की खिलाफत और बिल्कुल। खिलाफत उस्मानिया माइंडसेट पुराना वहीं पे अटका हुआ है, उसे इवॉल्व नहीं हुए। अच्छा, मेरी जो है सो आपके सामने अब ये जो बात चल रही है, तो मेरी एक बहुत बड़ी तकलीफ़, एक बहुत बड़ी शिकायत मैं आपके ज़रिए सामने लाना चाहूँगा। मैं अब तक जो समझा ये उम्र तक इतना एक्सपोज़र लाके, कि हमारे लोगों में बिलख़ुसूस इंडिया के जो मुसलमान हैं, इन लोगों को नुकसान पहुंचाने में, पीछे करने में हमारी जो जाहिल अवाम है, अनपढ़ अवाम है, उनका हाथ उतना ज़्यादा नहीं है जितना हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। जो लोग एक वेल ऑफ, क्या बोलते हैं आप, सोसाइटी में रहते हैं, जॉब करते हैं, या फिर जो है सो एजुकेशन इनका कंप्लीट हो गया है, ये लोगों ने मुसलमानों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, सेल्फिशली अपनी ज़िंदगी वो कर लिए और बेकारी के नैरेटिव्स फैलाना शुरू कर दिए। इसमें सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि आपका एक बहुत ही जैसे लंबा अरसा सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में गुजरा है, तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत जो सो हमारे एनआरआई मुसलमानों से है, एक्सपैट्रिएट्स से है। ये लोग रहते वहाँ पे, ठीक है, माशाल्लाह से अच्छी ज़िंदगी है इन लोगों की, फैमिलीज़ को भी बुला लेते, रह लेते, कर लेते, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो शऊर बेदारी लाना चाहिए था, उल्टा वहाँ से बैठ के जो है सो, नहीं वो इंडिया में कुछ ज़्यादा नहीं है, वो बीजेपी की हुकूमत आ गई बोल के मुसलमानों का कुछ जो है सो वहाँ पे जो है सो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। वहाँ से बैठ के ये लोगों के जो है सो मशगले, वहाँ से बैठ के लोग शेर व शायरी में रहते, अपने जो सो फुल अय्याशियों में रहते, लेकिन जब मुल्क की बात आती, यहाँ पे जो हमारे लोग रह रहे, उनके फ्यूचर की बात आती, तो बेकारी के नैरेटिव्स डाल देते। ये जो एनआरआई से, ये जो एक्सपैट्रिएट्स है, ये जो बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, इनसे मेरे को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप क्या बोलेंगे ये मेंटालिटी के बारे में? देखो भाई, एक बात मैं आपको बताऊंगा, कड़वा सच है। कड़वा सच ये है कि हिंदू अगर अपना मुल्क, हिंदू में भी जो आरएसएस माइंडसेट का रहता ना, उसके बारे में बताऊँ, ये कड़वा सच है, एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। जब वो जो है अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका चले जाता है या यूके चले जाता ना, तो वहाँ पे बैठ के वो लॉबी करता इंडिया के लिए, अच्छा इंडिया की गवर्नमेंट के लिए या फिर इंडियन कल्चर के लिए, वो जी। वहाँ बैठ के लॉबी करता। जी। मगर अफसोस की बात क्या है मालूम है, हमारे मुसलमान जब इंडिया छोड़ के निकल जाते हैं ना, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स देते हैं मालूम है, मैं खुद अपने कानों से सुना हूँ। जी। क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ मेरे सर से कलंक हट गया। हाँ। मतलब अब तक आप इंडियन थे, यूएस सिटीजन बन गए, कैनेडियन सिटीजन बन गए, तो मतलब अपने सर से कलंक हट गया। तो मतलब आप अपना जो असली खून है वो इंडियन है। मैं भी जो है अभी तो मैं तोप पहन के हूँ, सऊदी में तो मैं तोप उतरा डाल के घूमता था। फिर जब अमेरिका जाके अपना डीएनए टेस्ट कराया, मेरे को लोग बोलते थे कि भाई आपके बालों के हिसाब से ऐसा लगता है कि आप जो है यमनी मिक्स होंगे या पता नहीं क्या है। तो मैं अपना टेस्ट करवाया, मैं तो प्योर इंडियन हूँ, साउथ इंडियन हूँ, और नॉर्थ इंडियन जीन भी मेरे अंदर है। तो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन जीन मेरे अंदर है, तो मैं प्योर इंडियन हूँ मैं, ठीक है, मेरा डीएनए इंडियन है।
तो फिर इस बात का एहसास मेरे को हुआ कि भाई हमारे पास कितनी बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस है, ख़ासतौर पे इंडिया के मुसलमानों में, कि कभी हम तुर्कों के पीछे, कभी हम अरबियों के पीछे, कभी हम ईरानियों के पीछे, कभी हम जो अफ़गानियों के पीछे, मगर हमारी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। तो ये जो आरएसएस के जो रहते लोग, जो पढ़ने के लिए भी बाहर जाकर सेटल हो जाते, वहाँ पे पासपोर्ट भी ले लेते, मगर दे आर स्टिल कनेक्टेड विद इंडिया। जैसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर या कोई जो है उधर जाता तो जाके उसको रिसीव करते, उसके लिए कोशिश करते, मगर हमारे लोग क्या करते, जैसे बाहर चले गए तो सीधा कट जाते। पहली बात, कितने मुसलमान हैं मैं आपको बताऊं, रियाद के अंदर कितने हमारे हैदराबाद के मुसलमान हैं जो एम्बेसी से जुड़े हुए, बताइए, लिख के देता हूं मैं, बहुत कम तादाद है जी। इल्ला माशाल्लाह, बहुत कम लोग हैं जो एम्बेसी वगैरह से जुड़े हुए, एम्बेसी के इवेंट्स वगैरह में जाते रहते। एम्बेसी खुली है सबके लिए, इंडियंस के लिए, बराबर। नहीं जाते, एम्बेसी नहीं जाते। एक मिजाज बना हुआ है, अपनी हुकूमत बिकी हुई है, हुकूमत चोर है, मोदी जो है चोर है, मोदी जो है जालिम है। अच्छा, ये मिजाज 2014 से पहले के मुसलमानों का भी वही है, जब कांग्रेस की हुकूमत, माने इंडिया बोले तो बेकार चीज। बेकार। मसला क्या है मालूम है, ये सब बोलते अपनी जगह, मोदी चोर है, ये है, वो है, सब बोलते। ईरान में जब बम मार रहा था इसराइल, तो वीडियोस बना रहे थे, हम हिंदुस्तान की हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमारी मदद की जाए। हाँ, तो आप जो है लाख गाली दो जी। एक बात तो पक्की है कि वही एमईए को टैग करके आपको जो है बात करना पड़ता, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, भाई साहब प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हमको इंडिया वापस पहुंचा दो। जिस इंडिया को आप जो है समझते, हकीर समझ रहे थे ना अब तक, अब जैसा इजरायली बम मारना शुरू कर दिया ईरान के ऊपर, या फिर जो यमन के ऊपर कुछ मसला हो गया, या फिर इजिप्ट में रेवोल्यूशन शुरू हो गया, तो ट्विटर पे आ जाते, भाई प्लीज़ बुला लो एमईए, प्लीज़ हमको वापस ला लो, सेफली हम आपको वापस ला लो। वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे से वीडियो बनाते, इंडियन गवर्नमेंट हमारी बहुत अच्छा हेल्प करी, ये करी, वो करी। अरे भाई मैं खुद रह के देख के आया वहाँ पे, कोई कंट्री की एम्बेसी नहीं आती थी जेल में लोगों की पूछने के लिए, इंडियन एम्बेसी आती थी। हाँ, तो वहाँ पे एहसास होता आपको कि भाई हाँ ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो जब आपके लिए एमईए ज़रूरी है, जब आप कहीं बाहर मुल्क में फंस जाते हैं, वहाँ क्यों नहीं बोलते भाई हाँ हम उम्मत के हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सीधा हाथ जोड़ना शुरू कर देते, नहीं भाई हम इंडियन है, हमारे को वापस बुला लो। हाँ, कोई खद्दामा फंस गई, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ हो गया, हाथ जोड़ के मांगना शुरू कर देते। बराबर तो भाई आप जब यहाँ के हैं तो आप हुकूमत से जुड़ के रहो ना, क्या प्रॉब्लम है। बराबर। तो ये बदलने के लिए टाइम लगता लोगों का। और एक दूसरी बात क्या है यहाँ पे अपने पास, कि जैसा इंडिया से बाहर निकलते, सऊदी चले गए, दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ पे जाते जो है वहाँ का लाइफस्टाइल, वहाँ का रख रखाव, वहाँ का मतलब जो एटमॉस्फेयर वहाँ का है वो, हाँ वहाँ का जो सिविक सिस्टम है, वहाँ पे जो सिविक सेंस है, उसको देख के मुतासिर हो जाते हैं हम लोग। वो इंसान का मिजाज है, कोई भी नई चीज़ देखे तो मुतासिर हो जाता। जैसा मुतासिर होते तो हम ये नहीं देखते कि ये जैसा है हम इसको इंडिया में भी वैसा करना, ऐसा नहीं सोचते हम लोग। हम लोग क्या सोचते हैं कि सीधा इंडिया को गिराना शुरू कर देते हैं। हाँ अब मैं आपको बताऊं, ये इलियास शरफुद्दीन को एक बार मैं जो है खोबर के चीज़ केक फैक्ट्री ले गया था। जी। हम लोग खाए पिए उधर बाहर निकल रहे, तो इलियास शरफुद्दीन बोला कि भाई मेरे को एक वीडियो बनाना है। मैं बोला ठीक है बनाओ। अब वो वीडियो बना रहा बंदा वहाँ पे ठहर के, आप ये बोलो कि यहाँ का कंस्ट्रक्शन अच्छा है, यहाँ पे झरना फाउंटेन वगैरह अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, पीसफुल है, नहीं, सऊदी की तारीफ करते हुए इंडिया को गिरा दे रहा बंदा। अरे वाह। हमारे पास पूरे करप्ट रहते इंजीनियर, चोरी होती, गवर्नमेंट डुबा देती, वो कर देती, ये कर देती। अरे भाई कभी इंडिया भी घूमो आप। मैं रिसेंटली जो है करीमनगर वगैरह जाके आया, रोड्स वगैरह के देखो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त हो गया। यूएस के रोड्स बेकार होना, यूएस के रोड्स के जैसा। मैं यूएस में भी चलाया गाड़ी, यूएस में तो मैं टेस्ला भी चलाया, ठीक है, मैं तेलंगाना में भी चलाया गाड़ी। आप देखिए यूपी के रोड्स देखिए भाई, यूपी का कितने चेंज हो गए रोड। दिल्ली यूपी कभी जाइए आप, बहुत चेंज। हमारे एयरपोर्ट्स बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक से, बिल्कुल बहुत अच्छे हमारे। तो हमारे पास क्या करते, आप उनको भी अप्रिशिएट करिए, मतलब ये अपनी जगह अप्रिशिएट के काबिल है, आपका मुल्क अप्रिशिएट के काबिल है, ऐसा नहीं इनको चढ़ाते इनको गिराते, इनको चढ़ाते इनको गिराते। तो ये जो नीच हरकतें हमारे अंदर है ना, इसकी वजह से लोगों के मिजाज में, तबीयत में जो है हमारे लिए हेट आना शुरू हो जाती जी, कि भाई इन्हों यहाँ के है, इन्हों बस अपना मजहब बदलते, इन्हों अपना अफिलिएशन ही चेंज कर दिए। हाँ, तो आप अपना मजहब बदले, मजहब बदलने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो भाई ये हिंदू जो है दिल्ली वगैरह में रहते हैं, उनके घर में जाके कभी बात होती तो मैं तो नमाज भी पढ़ा उनके घर में, बोला नमाज का टाइम हो गया, बोलते भाई रात में पढ़ लो नमाज आप, ठीक है। तो नमाज पढ़ने में देखो, नमाज पढ़ने में, रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। वो लोग खुद मेरे को मैसेज करते कभी रमज़ान बकरीद पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी फेथ से। प्रॉब्लम क्या है कि जब अपना मज़हब आप बदल चुके हैं, और इसमें कोई खबात नहीं है बोलने में कि हमारे बाप दादा हिंदी थे, हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, बाद में तब्दील हो गए, ठीक है, सिर्फ हम हमारा मज़हब बदले, हमारी नस्ल नहीं बदले। बराबर। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा कि हम लोग मज़हब तो बदल लिए,
मज़हब के साथ साथ अपनी नस्ल भी जो है ना, कभी अरबियों में, कभी तुर्कियों में, कभी ईरानियों में लेके जाके हम जोड़ दे रहे हैं ना, बराबर। उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। तो अभी इंडिया के अंदर भी जो आप हालात देख रहे हैं, ये हालात जो है ये मज़हब की वजह से नहीं है, ये कल्चरल क्लैश है। बिल्कुल। ये आपका हमारा जो पहनावा, रख रखाव वगैरह है, इसके अंदर पर्शियन और अरबिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। बहुत है, बहुत है। और इंडिया का जो ओरिजिनल कंटेंट है वो 5000 साल 6000 साल पुराना है, बिल्कुल, उनका जो इंडिक कल्चर है। बिल्कुल। तो हमारा जो असल कल्चर है वो इंडिक कल्चर है। तो बराबर। हम जो है उसको छोड़ के क्या करते हैं, हम अभी देखो आप खुद देखिए हमारी शादी वगैरह में भी जो है, इंडिया के मुसलमानों की शादी ब्याह में पूरे हिंदुआना रस्मां हैं, मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, ये रस्म वो रस्म, तरीका है वो मगर यहाँ का। तरीका हिंदुआना है। मगर जब बोलते हैं ना कि आपके बाप दादा हिंदू थे तो गुस्से में आते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं है। जहाँ पे गुस्से में आना है वहाँ गुस्से में नहीं आते, जहाँ गुस्से में आना है वहाँ गुस्से में आते। बराबर, जहाँ पे नहीं करना है आपको, जहाँ पे सुन्नत के हिसाब से करना है वहाँ करते पूरे काम आप। बराबर, और जहाँ पे आपको क्लेम करना है कि हमारे बाप दादा हिंदू थे तो वहाँ गुस्से में आते। बराबर। तो बात सिंपल है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट को समझ गए कि भाई यहाँ पे कल्चरल क्लैश है, रिलीजियस नहीं है, तो आप देखिए ये कॉन्सेप्ट को लेके चलिए, आप काफ़ी जो है आप इंडिया के अंदर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक लास्ट टॉपिक पे आपसे डिस्कशन करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं ऐसा फ़ील करता हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ ये बात को, कि हमारे जो मुसलमान हज़रात हैं इंडिया के, लोगों को हर किसी की फ़िक्र है। फ़लस्तीन की फ़िक्र है, सीरिया की फ़िक्र है, ठीक है, डेनमार्क में कुछ हो गया वहाँ की फ़िक्र है, चाइना के मुसलमानों की फ़िक्र है, सब फ़िक्र है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर आपको वाक़ई में फ़िक्र है, होनी चाहिए, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सबकी फ़िक्र होनी चाहिए, मुसलमानों की, गैर मुसलमानों की, सबकी होनी चाहिए। चलिए, आपका ईमान है, आपका अक़ीदा है। लेकिन मैं ये फ़ील करता हूँ कि अगर वाक़ई में अगर पूरे मुसलमानों को सही रास्ते पे अगर कोई ला सकते हैं, इनके हालात अगर कोई सुधार सकते हैं, तो वो इंडिया के मुसलमान हैं। क्योंकि हम जिस माहौल में यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जो कोएग्जिस्टेंस है, यहाँ पे जो हमारे साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो कोई दूसरे मुल्क के मुसलमानों के साथ नहीं होते। तो मैं ये फ़ील करता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरे मुल्क के मुसलमानों की तरक्की होना है, तो सबसे पहले इंडिया के मुसलमानों को आगे बढ़ना है। इंडिया के मुसलमान जब एक अपना मुकाम पैदा करेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पे नेशनल लेवल पे, गली लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे, जब हम अपने आप को तालीम याफ्ता बनाएंगे, समझदार बनाएंगे, बाशऊर बनाएंगे, अपना हक यहाँ का जो है पहले वो हासिल करेंगे, तब जाके ये, क्योंकि मैं समझता हूँ सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे पास है। जब हम सही हो जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली पूरे जितने भी मुसलमान हैं दूसरे ममालिक के, वो बिल्कुल उनकी भी इंशाल्लाह तरक्की हो सकती है, और यहाँ के मुसलमान ही कर सकते हैं वो। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? अरे देखिए अदनान भाई, इंडिया का मुसलमान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, पहले सेकंड था, अभी थर्ड लार्जेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया। पाकिस्तान इतना चालू है, इतना बदमाश है कि इंडिया के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ओआईसी में आज तक होने नहीं दिया, ठीक है। हालांकि कायदे से देखा जाए तो होना चाहिए, इंडोनेशिया का है, दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ का भी है, मगर इंडिया के मुसलमानों को कभी रिप्रेजेंटेशन होने नहीं दिया। तो अगर कायदे से अगर देखा जाए तो आप अगर अपने आप पे गौर करें और अपनी तरक्की पे अगर आप गौर करें तो आप पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड कर सकते हैं, ठीक है। सीरिया के मुसलमानों से मैं पूछा कि भाई आपको मालूम है, अंता मालूम कम अदद कितने मुसलमान इंडिया के अंदर है, नहीं मालूम है लोगों को। तो जब उनको मालूम पड़ा कि भाई 25 करोड़ से 30 करोड़ मुसलमान इंडिया के अंदर है, तो ताजुब करे, अच्छा 25 से 30 करोड़। और एक अच्छी बात क्या है कि इंडिया के मुसलमानों का जो इमेज है दुनिया भर में वो पॉजिटिव है। वो पाकिस्तानियों का ऐसा नहीं है कि भाई मुजाहिदीन रहते, वो AK-47 लेके अपना मसला नहीं रहता, उनके मसले में घुस जाते, अरबियाँ लड़ लेते रहते, बीच में पाकिस्तानी घुस जाता। हाँ, अरबियों की और किसी और की लड़ाई चलती रहती, बीच में पाकिस्तानी घुस जाता। इंडिया का मुसलमान ऐसा नहीं है, बीच में कभी भी किसी के मसले में नहीं घुसता। तो एक पॉजिटिव इमेज है मुसलमानों का। और एक यमनी तो मेरे को बोला कि भाई माशाल्लाह अंता हिंदी, आप लोग तो ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर रहते, ठीक है। तो एक अच्छा इंप्रेशन है। कई यमनियाँ तो जो है मेरा नंबर भी लेते थे कि भाई हमारा बच्चा जो है अभी इंटर सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद हम हैदराबाद भेजना चाह रहे पढ़ने के लिए। तो देखा जाए उसूलन तो इंडिया के मुसलमानों को खुद के मसले पे अगर पहले फोकस करें आप, अपनी पढ़ाई पे, अपने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन, ये 4 सेक्टर्स के ऊपर अगर मुसलमान खुद काम करे, वो छोड़ दो पॉलिटिक्स, सियासत, खिलाफत, जमहूरियत, मुल्कियत, ये पूरे जो है ड्रामे हैं, ये छोड़ दो, इसके पीछे टाइम वेस्ट करना बेकार है। आप अपने खुद के ऊपर अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप लिटरली पूरी दुनिया को लीड कर सकते हैं आप। बिल्कुल।
ठीक है। आप आज सऊदी अरब चले जाइए, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो HCL के पास है, TCS के पास है, बराबर। ठीक है। और जो फ़लस्तीन की कुद्स यूनिवर्सिटी है, कुद्स यूनिवर्सिटी का जो पूरा IT है वो इंडिया देखता, TCS देखता। वाह। सुषमा स्वराज जो थे उन्होंने जाके इनॉग्रेशन करे थे। तो इंडिया का ऐसा है, इंडिया फ़लस्तीन को भी इजराइल को दोनों को साथ में लेके चलता। तो हमारा कभी किसी मुल्क के साथ मसला था ही नहीं। तो जी। गैर ज़रूरी के जो है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमारे को बनना नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद के ऊपर पहले फोकस करिए, खुद की तरक्की पे फोकस अब करिए। जैसा हम लोग समझते कि कुछ जंग हुई या फिर कुछ भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई हालात बिगड़े, तो या तो हम जैसो अरब ममालिक की तरफ इंक्लाइन कर लेते, अरे इन लोग मुसलमानों के हालात सही कर सकते, या नहीं तो ईरान वगैरह ये ममालिक की तरफ वो करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सारे आलम के जो मुसलमान हैं, इसमें अगर वाकई में ये मुसलमानों को कोई तरक्की पहुँचा सकते, इनके हालात कोई सुधार सकते, तो वो इंडिया के मुसलमान हैं। हमारे किसी गल्फ ममालिक के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ईरान, इराक वगैरह ये सब नैरेटिव्स के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मुसलमान अपने आप को अगर सही तरीके से संभालिया, आने वाले 10, 15, 20 साल में अगर मुसलमान यहाँ का सही हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये जो है सो लीड करेंगे। भाई रिसेंटली जो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया था, ठीक है, जब देवबंद लेके गए थे, तो यही यूपी की योगी गवर्नमेंट ही थी जो ग्रैंड जेस्टर से वेलकम करे थे, ठीक है। जो हुजूम आप वहाँ पे देखिए, ये हुजूम आपको आप दूसरे मुल्कों में आपको देखने को नहीं मिलता। बराबर। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों के जो सबसेक्ट्स है, शिया के अंदर भी छोटे छोटे सेक्ट, अहले हदीस के सुन्नी सलफ़ी सब पूरे आराम से रहते, कोलैबोरेशन के साथ, सुकून से, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बहरहाल मैं यही बोलूँगा कि आप दूसरों के मसले सेकेंडरी रखिए। आप खुद का भाई, आपके मोहल्ले में जो है कितने बेरोज़गार लोग हैं, वो छोड़ के आप जो है 3000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है उसकी टेंशन लेके आप जो है परेशान हो रहे हैं और जो है रो लेते बैठे हुए हैं। और ये हमारा रोना भी सेलेक्टिव है। अब सूडान में मुसलमान को मार रहा तो हम जो है खामोश बैठे हुए हैं। जी। सूडान में वो नाइजीरिया के अंदर मुसलमान क्रिश्चियन को मारा तो हम वहाँ पे खामोश बैठे हुए हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जाता है। जब आप ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी सब जगह अप्लाई होती है। बिल्कुल। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच, सेलेक्टिव ह्यूमैनिटी ये चीज़ हमारी नहीं है। बहरहाल मैं यही बोलूँगा लास्ट में कि हिंदुस्तान के मुसलमान को चाहिए कि ना ईरान के साथ, ना सऊदी के साथ, ना तुर्की के साथ, ना कतर के साथ, ना फ़लस्तीन के साथ, ना इसराइल के साथ, भाई आपकी कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है या फॉरेन पॉलिसी है वो सबके साथ है। तो आप सबके साथ मिलकर रहिए, सबके साथ मुल्क का फ़ायदा और कम्युनिटी का फ़ायदा कैसा कर सकते हैं आप वो देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, अच्छा दिखा, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।